ये एक माँ की सिसकियां हैं। उस माँ की सिसकियां जिसने अपना बेटा खो दिया। आप वहाँ पे थे नन्ही जी उस दिन? गले से आवाज नहीं निकल पा रही क्योंकि इन आंखों से बेशुमार आंसू बह चुके हैं और गला चीख चीख कर थक चुका है। हालत ऐसी है कि अब ना चीखने की ताकत बची है और ना ही खड़ा होने की हिम्मत। जिस बेटे को 9 महीने कोख में पाला, वही बेटा जातिवाद की गोली का शिकार हो गया। यूपी के रामपुर के सिलईबड़ा गांव की रहने वाली नन्ही देवी और उनके 17 साल के बेटे सोमेश ने दलित जात का होने की कीमत चुकाई है। 17 साल के सोमेश की कथित तौर पर यूपी पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का बोर्ड लगाने की कीमत सोमेश ने अपनी जान देकर चुकाई। सोमेश पहले से ही वहीं पे था, उसी की गोली लगी है। सोमेश अब राख में मिल चुका है। मैं जहाँ हूँ यहीं पर सोमेश को अंतिम अग्नि दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया और यही सोमेश का शरीर जो है अब वो खाक हो चुका है। और आरोप तो ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के रामराज की पुलिस ने जबरदस्ती बच्चे का अंतिम संस्कार करवा दिया। लकड़ी उकड़ी लाए और उसका कपड़ा लाया, कपड़ा अपने आप डाल के और अपने आप ही ले जा रहे थे, ले गए। हम जा रहे, हमें धक्का मार मार कर हटा दिया। 10वीं क्लास का छात्र सोमेश अब यादों में ही रह गया है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले में सिलईबड़ा गांव के कुर्मियों और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि गांव में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाने के कारण दलितों पर हमला कर दिया गया और दलित महिलाओं को घेरकर लाठीचार्ज किया गया। इसी दौरान कथित तौर पर यूपी पुलिस की फायरिंग में 10वीं के दलित छात्र सोमेश की गोली लगने से मौत हो गई। पीड़ितों ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए द न्यूज वीक की टीम रामपुर के सिलईबड़ा गांव पहुंची। गांव में जाटो मोहल्ला आने से पहले ही आपको पुलिस की मौजूदगी इस बात का एहसास करा देगी कि यही वो जगह है जहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस जगह 27 फरवरी को फायरिंग हुई, अब वहां पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। यूपी पुलिस की पीली पट्टियां लोगों को इस विवादित जमीन में दाखिल होने से रोकने की चेतावनी देती हैं। इसी खाली मैदान में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का बोर्ड लगा है जिस पर अंबेडकर पार्क लिखा हुआ है। इसी बोर्ड को लगाने पर पूरा विवाद हुआ और मामला गोलीबारी तक जा पहुंचा। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो यूपी पुलिस की टीम और फोरेंसिक की टीम वहां से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसे विडंबना ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि परिवार यूपी पुलिस पर ही गोली मारने का आरोप लगा रहा है और यूपी पुलिस इस आरोप की जांच खुद ही कर रही है। जिस जगह पार्क बनाने की कोशिश की गई वहां पहले से ही गहरे गड्ढे थे। गांव का गंदा पानी वहां जमा होता था। जाटवों ने मिलकर उन गड्ढों को भरा और यहां साफ सफाई की, लेकिन जातिवादियों को यह मंजूर नहीं था कि दलित कैसे जमीन को अपना कह सकते हैं। तो यही वो ज़मीन है जिस ज़मीन पर सारा विवाद खड़ा हुआ। आप मेरे पीछे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र देख रहे हैं। अंबेडकर पार्क लिखा है, जय भीम जय भारत का वहाँ पर नारा लिखा हुआ है और ये बोर्ड लगाने की वजह से यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया। ये ज़मीन जो है, बताया जा रहा है कि ये ज़मीन दरअसल बेकार पड़ी थी, गड्ढे थे इसमें और वहाँ पर कुछ भी इस तरह की अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। आप इसको ऐसे समझिए कि इसी सड़क के बराबर में अगर मैं आपको ज़मीन दिखाऊं
तो ये वो ज़मीन है जो एकदम खाली पड़ी है, उसमें पानी भर गया है, नालियों का पानी आता है और इसी तरह की ज़मीन जो है ये इसके सामने थी सड़क के। लेकिन जो परिवार ने बताया वो कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जो एक सफाई अभियान के तौर पर यहाँ एक्टिविटी की गई ग्राम प्रधान के साथ में मिलके, तो दलित समाज के लोगों ने इस ज़मीन को जो कि बिल्कुल वैसी ही थी उसको अपनी मेहनत से मिट्टी से भर दिया और देखिए एक समतल मैदान बना दिया और इसी को एक पार्क के रूप में विकसित करने की योजना उन्होंने बनाई कि यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी बदौलत जो है दलितों को आत्मसम्मान का अधिकार मिला, उनकी एक यहाँ पर प्रतिमा के तौर पर ये एक बोर्ड लगाया गया और इसको एक पार्क के रूप में विकसित करने की योजना थी कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, दलित बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपना खेलें, बच्चे यहाँ पर खेल लें या वो कोई एक्टिविटी करना चाहें यहाँ पर या कोई भवन बना पाएँ, इस तरह की बात करने की कोशिश की गई थी। और ये खाली पड़ी ज़मीन दरअसल जाटव समाज के ही लोगों की है, ऐसा हम लोगों को बताया गया है कि ये पंचायती ज़मीन है जिस पर जाटव समाज के लोग ही, उनके मोहल्ला है, क्योंकि इसी पूरे मोहल्ले में आप देखेंगे तो दलितों के ही घर हैं और जहाँ दलितों के घर होते हैं वहाँ किसी और जाति के लोगों का घर नहीं होता, क्योंकि जाति व्यवस्था के हिसाब से इसी तरह से गांव का बंटवारा होता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये दलितों के मोहल्ले में ज़मीन जो है वो दलितों की नहीं है तो फिर किसकी हो गई, वो क्यों दावा इस पर कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन तो दलितों के मोहल्ले में है, जाटव के मोहल्ले में है। ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। इस पार्क पे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के बाद, ये बोर्ड लगाने के बाद यहाँ कई दिनों तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अचानक से विरोध यहाँ पर तेज़ हो गया और उसके बाद जो विवाद हुआ उसके कारण सोमेश की जान चली गई, जबकि एक दूसरे लड़के को दोनों पैरों में गोली लगी है। कुछ लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यानी एक ज़मीन के टुकड़े के लिए एक नौजवान दलित लड़के को अपनी जान तक दे देनी पड़ी। हमने इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला लिया। इस दौरान हमने गांव के कुर्मी लोगों से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि कुर्मी जाति के लोगों ने ही बाबा साहेब का बोर्ड लगाने का विरोध किया था। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे जानकारी के लिए, मैं तो दिल्ली से आया हूँ ना। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा मामला समझाएंगे, लेकिन पहले आप उस परिवार के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए जिसने अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। जिस जगह पर यह वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर बाएं हाथ की ओर एक गली है जो सोमेश के घर तक जाती है। अब सिलई बड़ा गांव में सन्नाटा पसरा है। जब हम घर की तरफ बढ़ रहे थे तो सोमेश के परिवार का एक लड़का हमें बदहवास हालत में दिखा, जिसके कपड़े अभी भी सोमेश के लहू से सने थे। इस हादसे ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। सोमेश के घर में दाखिल होते ही आपको कच्चे पक्के मकान के बाहर ई रिक्शा खड़े नजर आएंगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार किसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमाता है। सोमेश के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा था। कुछ रिश्तेदार थे तो कुछ आस पड़ोस के लोग थे जो सोमेश के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आए थे। इसी 3 कमरों के घर में सोमेश अपने माता पिता, भाई और बहन के साथ मिलकर रहा करता था। सवर्ण मीडिया के सवर्ण पत्रकारों के बारे में परिवार का कहना था कि उन्होंने जाटवों पर ही गोली चलाने का आरोप लगाया है और अनाप शनाप रिपोर्टिंग भी की है। इसलिए शुरुआत में पीड़ित परिवार मीडिया से बात करने को लेकर राजी नहीं था, लेकिन हमारे भरोसा दिलाने के बाद उन्होंने हमसे बात की और अपनी आप बीती हमसे साझा की। ननी जी, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है थोड़ी आपकी? सोमेश की माँ बदहवास हालत में चारपाई पर लेटी थी। उनकी हालत ऐसी है कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। आप वहाँ पे थे ननी जी उस दिन?
यकीन मानिए ये सिसकियां आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। ऐसी हालत में ना हम सोमेश की मां से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाए और ना ही वो बेचारी जवाब दे पाई। सोमेश के परिवार वालों की हालत बहुत खराब है। जो इनके साथ हुआ है शायद इन्हें अभी तक उस पर यकीन नहीं हो पा रहा। सोमेश की बहन वर्षा रुंधे हुए गले से हमें बताती हैं कि सोमेश मैथ का पेपर देकर आया था और खुश था कि उसका पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन 10वीं की परीक्षा देने वाला उसका भाई जात पात की परीक्षा में फेल हो गया। अच्छा, आप भी थे वहाँ पे उस समय पे? नहीं, मैं घर पे थी। घर पे थी। तो यहाँ से आपको हल्ला गुल्ला सुनाई दिया था? क्या हो रहा था उस समय? कुछ बच्चे बुलाने आए थे मुझे। उन्होंने कहा आपका भाई मर गया, तब मैं यहाँ से भागती हुई गई। वहीं पे था बच्चा उस समय? उस समय मैं गई, उस समय मेरे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तब मैं वहाँ पे पहुँची। मैंने अपने भाई को वहीं पे देखा, मैंने घर पे नहीं। सोमेश भी वहीं गया हुआ था ना? सोमेश पहले से ही वहीं पे था, उसी की गोली लगी है। कैसा था सोमेश? अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कैसा था? ठीक था सब? पढ़ाई बहुत ध्यान से करता था। कल मैथ का पेपर दे के आया, आज फिर उसका पेपर था। जब लगा था तब कुछ नहीं कहा, 10 दिन बाद उन्होंने 10 दिन बाद। दलितों के वो बच्चे जो अभी जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो हमें सवालों से भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो वो हमसे पूछ रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, क्या हमें दलित होने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। सोमेश के चाचा राजवीर का कहना है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो गांव के सरपंच के साथ मिलकर दलितों ने सफाई अभियान चलाया था और खाली पड़ी जमीन को साफ करके वहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगा दिया था, जिसके बाद करीब 10 दिन तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन फिर अचानक ही कुर्मी समाज के गंगवार लोग प्रशासन के पास शिकायत करने पहुंच गए और उनकी शिकायत पर एसडीएम फोर्स और जेसीबी लेकर बोर्ड को हटाने आ गए। ये जो ज़मीन पे जो आपने बोर्ड लगाया है, ये ज़मीन किसकी है? क्या ये गांव की ज़मीन है, खाली पड़ी थी, या किसी जाति के नाम है? ये किसी के गांव की नहीं है, ये हमारी जाट बिरादरी की पहले से ही हमारे यहाँ पे है। पहले यहाँ पे लोग हमारे पिताजी बताते हैं कि यहाँ पे हमारे कब्जे में थी, हम पैर लगाते थे, उस पैर ख़त्म होते चले गए। आज के समय में बदलाव होते चले आ रहा है। मोदी जी ने जो 22 जनवरी को सफाई अभियान चलाया था, उसके अनुसार हमने वो गड्ढे उसमें खाद का डालना चालू कर दिया। उसके अनुसार हमने वहाँ पे अपनी साफ सफाई करा दी। हमारे बिरादरी वालों ने सोचा कि यहाँ पे गंदगी से अच्छा हुआ, हमारे बच्चे माता बहनें बीमार होती थी वो, और दूसरे होने के कारण वो हट गया। वो अच्छा कराया हमने सोची ये जगह किसी की जाएगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, इसे हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की स्थापना सोची। लगने के बाद में 10-12 दिन कोई उपद्रवी ने उपद्रव नहीं काटा, किसी के चढ़ावे या बहकावे में ये हमें पता नहीं है। उन्होंने ये पंगा खड़ा कर दिया जिसमें हमारा भतीजा शहीद हो गया। तो जब वो लगाई थी मूर्ति, इसको पार्क बनाने के लिए आप बना रहे थे कि यहाँ बाबा साहब के नाम पे पार्क बनाएंगे, तो सब लोगों ने मिल के फैसला किया था कि भाई यहाँ पे इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाए, अच्छा काम? हमारे बिरादर वालों ने सबने मिलकर ये फैसला लिया था। सोमेश के परिवार का कहना है कि प्रशासन बिना नोटिस के ही वहां से बाबा साहेब का बोर्ड हटाने आ गया था और उस समय वहां सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे, क्योंकि दलितों के ज्यादातर पुरुष काम धंधे पर गए थे। लेकिन तभी वहां पुलिस ने लाठी चार्ज और फायरिंग कर दी। तो आप उस दिन थे वहाँ पर? हम थे, हम तो खाली वही अपने उनकी बाबा साहब की मूर्ति पे थे। उनने डंडाबाजी करे थे, हमें डंडा मारे, गिर कर उठ कर गिर कर मारा ही उल्लू। हमने इधर देखा था, उनने सोचा ऐसे कवर नहीं हो रही है तो उनने गोलीबाजी कर दी। गोलीबाजी चालू करके फिर हमने अपना लड़का देखा, इसके गोली लग गई। हम खींचते हुए बाहर ले आए तो भी 1 घंटा गोली बराबर चली। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, अपने बाबा साहब की मूर्ति हो और हमारे लड़के की मूर्ति होनी चाहिए। भारत में गांवों की बसावट जातियों के हिसाब से ही है, यानी जिस मोहल्ले में दलित रहते हैं वहां दूसरी जाति के लोग नहीं रहते और उसी तरह सवर्णों या ओबीसी के मोहल्ले में दलित नहीं रहते। इसलिए राजवीर का कहना है कि कुर्मियों की उनके मोहल्ले में कोई जमीन नहीं है और ये जमीन जाटो समाज की है।
कोई कब्जा किसी ने किया हुआ था ज़मीन पे या ये बस ऐसे ही खाली ऐसी पड़ा? खाली थी, सर्व समाज की थी, हमारे जाटो समाज की जी। और हमारी बिरादरी से 500 मीटर 800 मीटर दूर दूसरी जाति है, हमारे 500 मीटर तक कोई आसपास में कोई अदर घर नहीं है। अच्छा, ये गांव में सिर्फ इस मोहल्ले में जाटव रहते हैं, तो दूसरी जात की ज़मीन कैसे हो गई? हाँ, कैसे हो गई? वो लोग क्या कह रहे हैं, वो क्यों हल्ला कर रहे थे? वो बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के लिए हल्ला कर रहे थे, बस ये हटाओ, हम बोर्ड हटाओ, और हमने हमारे समाज के लोग कह रहे हम बोर्ड हटने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे गंदगी थी, वो गंदगी खत्म हो गई। आज वहाँ पे कुछ भी वो चाहे बनवा देते, उससे हमारे लिए फिर भी पीड़ा होती रहती। और हमारे बाबा साहब की चक्कर से हमारा भतीजा शहीद हो गए। तो आपने बाबा साहब को ही क्यों चुना कि मैं बाबा साहब की तस्वीर लगाऊं वहाँ पे? समाज ने कुछ बना लेते, बाबा साहब का ही नाम और उनका फ़ोटो क्यों लगाया? और हमारे बिरादरी में किस चीज़ के कोई मान नहीं होता है, जो कुछ करते नहीं। हम समाज वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब से अलावा और हम किसी को कैसे लगा सकते हैं? किसी भी चीज़ बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं, जो हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। दूसरे बिरादरी लोग हमसे घृणा करते हैं, तो हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ अपने बाबा साहब का बौद्ध धर्म बस ये अपना मानते हैं, और कोई नहीं हमारा। अन्य गांवों की तरह सिलईबड़ा गांव में भी जातियों के हिसाब से ही मोहल्ले बटे हुए हैं और आप घरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन रहता होगा। तो इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब आप छत पर आते हैं तो आप देख पाएंगे, एक अंदाज़ा आपको होगा कि ये गांव कितना बड़ा है। और यहाँ जो मोहल्ला है ये जाटवों का, दलितों का मोहल्ला है, और उसी के बिल्कुल सामने ही जो पीड़ित का ये घर है, इसके सामने ही वो जगह है जहाँ पर वो वारदात हुई है। आपको मैं दिखा दूँ कि सामने अगर आप वहाँ से देख पाएंगे, अगर आपको कैमरा दिखा पाए, तो पुलिस के लोग वहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे जो उस समय अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और यही वो ग्राउंड है जहाँ पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, और कथित तौर पर पुलिस की फायरिंग में सोमेश की, जो कि 10वीं का छात्र था, उसकी मौत हो गई। तो यही बिल्कुल सामने आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये दलितों के घर आप देखेंगे तो कच्चे पक्के मकान इसी तरह के होते हैं। आपको गांव की जो बनावट है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा गलियों में घुसते ही कि वो दलितों का मोहल्ला है या सवर्णों का मोहल्ला है। यहाँ ज़्यादातर इसी तरह के मकान हैं। और संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस गांव में जो कुर्मी जाति के लोग हैं, जो गंगवार टाइटल लगाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी वो बहुसंख्यक हैं और उनके पास ज़मीनें हैं। तो उसको आप यहाँ की डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं कि वो इस गांव की डोमिनेंट कास्ट है। कुर्मी ओबीसी जाति में आते हैं, ओबीसी लिस्ट में हैं, लेकिन उसके बावजूद दलितों के साथ संघर्ष की घटना ये बताती है कि कैसे ओबीसी समाज में भी जाति को लेकर एक अपने आप को श्रेष्ठ मानना और दूसरों को नीचा मानने की भावना अभी भी उनके अंदर बाकी है। इस घर की एक और खूबसूरत चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ जय भीम का झंडा लगा हुआ है। आप इसको इक्वालिटी फ्लैग कहते हैं, और समानता के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को डेडिकेटेड ये इस तरह का झंडा है जो आपको यहाँ अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, घरों पर लगा हुआ है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जाटवों का, दलितों का मोहल्ला है। और गांव के इसके दूसरी तरफ जब आप कैमरे से अगर देख पाएँ, आपको एक अंदाज़ा हो, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में भगवा झंडे लगे हुए हैं, भगवा ध्वज लगे हुए हैं, जिससे आपको ये फ़र्क समझ में आएगा कि वो किन जातियों का मोहल्ला है, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं। और ये नीले झंडे वाले कुछ जो घर हैं ये यहाँ पर दलित समाज के लोग रहते हैं। इसके अलावा दिलचस्प बात जो है वो ये है कि नीले झंडे के साथ में यहाँ एक और झंडा लगा हुआ है जो कि किसी देवी देवता को समर्पित एक झंडा है, यानी कि धार्मिक पताका है। और इस धार्मिक पताका को उतार के यहाँ पर रख दिया गया है, यानी जो यहाँ पर पहले ये धार्मिक पताका फहराई जा रही थी उसकी जगह पर अब जो है आप देखें इस पताका की जगह आपको यहाँ पर जय भीम का नीला झंडा जो है वो नज़र आएगा। तो ये जो अपने आप में एक परिवर्तन है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये परिवर्तन है कि यहाँ पर इस तरह के धार्मिक झंडे हट गए और जय भीम के नीले झंडे आ गए। तो यही परिवर्तन शायद जो रहा है, इसे ही हम कास्ट असर्शन कहते हैं कि जब दलित समाज के लोग जागृत होते हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं या अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर प्रतिरोध करते हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह की वारदातें भी होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मंजूर नहीं होता कि दलित समाज भी अपनी बात बोल सके।
गांव में सिर्फ झंडे ही नीले और भगवे में नहीं बट गए हैं, बल्कि दिलों में भी बंटवारा साफ देखा जा सकता है। हमने गांव में कुर्मी जाति के लोगों से भी बात करने की कोशिश की और ये समझना चाहा कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध क्यों किया, लेकिन लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं हुए। बाग है आपका? आपने बाग लगाए हुए? आम के पेड़ है ना ये? हाँ, आम की पेड़ है। बच्चे का पता चला आप लोगों को गाँव के? ये बच्चा जिसको ऐसा है, हम तो रहते हैं इस कोने पे। हाँ हाँ। और इस बच्चे का जो घटना हुई है वो हुई पचाई साइड में। हाँ हाँ हाँ। अब ये भी नहीं मालूम कैसे हुई, क्या हुआ, किस पे हुई, कैसे हुई, विवाद फैला। हाँ, ये सुना मतलब गोली चल गई। चल हाँ। और बात खत्म। अब ये कुछ नहीं पता किस में चली, कैसे चली, क्या हुआ। हमें बाद में पता चला कि ये लोग खुद ही बोर्ड लगाने के खिलाफ शिकायत करने वालों में शुमार थे। ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे जानकारी के लिए, मैं तो दिल्ली से आया हूँ ना। हम खुफिया तरीके से एक गांव वाले का बयान रिकॉर्ड कर पाए, जिसमें वो कह रहा है कि वो जमीन तो दलितों की थी ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि आपस में थोड़ी सी टकराव हो जाता है ना, कभी कभी आपस में। जी बोर्ड वोट के चक्कर में हो गया सर, इसमें आपस में बोर्ड लगाने को ये मना कर रहे हैं बिना परमिशन के। ये लोग सब आपस में, हमारे यहाँ कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। हम लोग यहाँ बैठते थे, उनके पास भी बैठते थे जाके। पता नहीं क्या इन्हें बिना इच्छा के राय से कुछ कर लिया, ऐसा हुआ। अच्छा, बट वो तो कह रहे थे कि जो जमीन है ना वो तो मतलब उन्हीं की है ना, उनके जाटवों की। नहीं, वो ग्राम समाज है। तो जैसे कई मोहल्लों में ऐसा होता है ना कि जो जमीन होती है जातियों के हिसाब से वो उन्हीं की होती है ना। हर मोहल्ले में जगह ग्राम समाज है, हर मोहल्ले में। हाँ, तो ग्राम समाज तो उस जाति के हिसाब से ही हो गया ना कि जैसे सब लोग डालते हैं। सब लोग किसी को मनाते नहीं, कोई भी घोड़ा डाले। गांव में जातियों के हिसाब से बटे मोहल्लों में कुछ जमीनें पंचायती होती हैं और उसका इस्तेमाल उसी जाति के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को ये मंजूर नहीं हुआ कि कैसे दलित उनके मोहल्ले में खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल करें, और वो भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगाकर। तो परिवार का कहना है कि इसी जगह पर वो लोग इकट्ठा हुए थे और जेसीबी लेकर पुलिस प्रशासन और जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो लोग यहाँ पर आए, तो पुलिस वालों ने यहीं इसी जगह पर फायरिंग का ऑर्डर दिया। लोगों का कहना है कि एसडीएम ने खुलेआम ये कहा कि इनको गोली मारो। लोगों का दावा है, उसमें कितनी अभी निष्पक्ष जांच हो तो पता चले कि सच्चाई क्या है, लेकिन इसी एरिया पर ये दावा है कि यहीं पर जो महिलाएं हैं, दलित समाज की बच्चे हैं, उनको यहाँ पर घेर कर पहले उन पर लाठीचार्ज किया गया और फिर ओपन फायरिंग की गई, जिसमें एक बच्चा सोमेश, उसकी मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को दोनों पैरों में गोली लगी है। और ये एक गंभीर माहौल यहाँ पर बन गया, तनावपूर्ण माहौल बन गया। उसके कारण बच्चे की जान चली गई और महिलाओं को, कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती सोमेश का अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस वाले खुद ही अंतिम संस्कार का सामान लाए और लकड़ियां इकट्ठी की और अर्थी को जबरन ले गए। लकड़ी उकड़ी लाए और उसका कपड़ा लाया, कपड़ा अपने आप डाल के और अपने आप ही ले जा रहे थे, ले गए। हम जा रहे, हमें धक्का मार मार कर हटा दिया, बस। हम सिलईबड़ा गांव की गलियों से होते हुए आगे बढ़े और शमशान घाट की ओर जाने लगे। गांव से बाहर शमशान घाट बनाया गया है। बुधवार को यहीं पर जबरन सोमेश का अंतिम संस्कार करने का आरोप है। जब यहां दलित बहुजनों ने विरोध किया तो यूपी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। अब यहां सोमेश की राख के सिवा कुछ नहीं बचा। ये मेरे हाथ में जो राख आप देख रहे हैं, ये दलितों की स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी है। मैं जहाँ हूँ यहीं पर सोमेश को अंतिम अग्नि दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया और यही सोमेश का शरीर जो है अब वो खाक हो चुका है और उसके रिमेन्स जो हैं वो इस राख के ढेर में देखने को मिलेंगे। उनके शरीर की कुछ जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां बच गई हैं, शरीर के कुछ हिस्से यहाँ राख होते हुए दिख रहे हैं, इसमें मिल गए हैं। और ये दलितों की अस्मिता, दलितों के आत्मसम्मान, दलितों के संघर्ष और जो उनकी लड़ाई है उसकी राख है।
ये दलितों के आंदोलन की राख है, दलितों के सपनों की राख है। एक बच्चा जो 17 साल का, जो अपने स्कूल से परीक्षा देकर आया है, 10वीं की पढ़ाई है, और अगले दिन उसे पेपर देने जाना है, वो अब राख बन चुका है। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है। कब तक दलित समाज अपने होनहार लोगों को, अपने बच्चों को इस तरह से राख के ढेर में तब्दील होते देखता रहेगा? कब तक यहाँ लोग इसी तरह से मरते रहेंगे और राख होते रहेंगे? सोमेश का चचेरा भाई मोनू सोमेश की चिता की बची राख के पास उदास बैठा रहा। मानो से यकीन है कि कहीं से सोमेश उसे आवाज देगा। सोमेश और मोनू अक्सर ये बातें किया करते थे कि बड़ा होकर उन्हें क्या बनना है। सोमेश का सपना था कि वो एक टीचर बने। सोमेश से कभी बात होती थी आपकी कि आगे बड़ा पास करके, पढ़ाई करके, स्कूल जाके क्या वो बनना चाहता था ज़िंदगी में? उसका एक सपना था कि मुझे मास्टर बनना है, सरकारी मास्टर की जॉब लेनी है मुझे। जब वो कहता था, जैसे अभी 2-4 लड़के कहीं ग्रुप बना के खड़े होते हैं, चलते हैं, तो कहते हैं मैं वो IPS बनूंगा, IAS बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो उसका यही सपना था। वो कहता था कि मैं मास्टर बनूंगा, मुझे मास्टर बनने का शौक़ है। लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया। मोनू बताता है कि उसे सोमेश की बहुत याद आती है और वो खाना भी नहीं खा पा रहा। याद आती है आपको सोमेश? बहुत याद आती है सोमेश की। हमारा भाई, ऐसा भाई नहीं मिलेगा। 3 से 4 दिन हमने खाना नहीं खाया है, जिस दिन से वो एक्सपायर हुआ है। खाना नहीं खाया है हमने, याद में उसकी। परिवार को संभालिए, अभी ज़रूरत है आप लोगों की हिम्मत की। अब सोमेश यादों में ही रह गया है। सिलईबड़ा गांव में ही पुलिस चौकी भी है, यानी यहाँ स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल था, लेकिन बावजूद इसके हालात को बिगड़ने से नहीं रोका जा सका। यूपी पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और इस वारदात ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। यूपी में दलितों के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध इस बात का सबूत हैं कि योगी के रामराज में दलितों की बलि ली जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में शेड्यूल कास्ट पर अपराध के कुल 12,714 मामले दर्ज किए गए थे, जो अगले साल यानी 2021 में बढ़कर 13,146 हो गए। और वहीं साल 2022 में योगी राज में दलितों पर अपराध के मामले बढ़कर 15,368 हो गए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच जब दलितों के अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा था, तब गांधी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से देश की, ज़मीन की और कई तरह की बातें करते हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी को कहते हैं दैट आई हैव नो होमलैंड, यानी मेरे पास कोई मेरी मातृभूमि नहीं है, मेरे पास मेरी कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीन के ऊपर दलितों का अधिकार हमारे देश में नहीं रहा। ज़्यादातर लोग दलित जो हैं वो भूमिहीन हैं। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत के सिर्फ 7% दलितों के पास ही ज़मीन का मालिकाना हक है, और वो भी नाम बराबर। लेकिन ज़मीन के लिए किस तरह से दलितों को अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देनी पड़ती है, ये मामला इस बात का उदाहरण है। महज 1 बीघा भर ज़मीन के लिए सोमेश को, जो कि 10वीं क्लास का छात्र था, अपना एग्ज़ाम देकर आया था, अगले दिन उसका पेपर होना था, उसने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। अब सोमेश नहीं रहा, लेकिन परिवार की मांग है कि विवादित जमीन पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ सोमेश की भी मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि वो बाबा साहेब और अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गया। कैसा था सोमेश? अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कैसा था? ठीक था सब? पढ़ाई बहुत ध्यान से करता था। कल मैथ का पेपर दे के आया, आज फिर उसका पेपर था। तो आप अपने भाई के लिए क्या चाहते हैं? क्या न्याय मिलना चाहिए उनको? मुझे बस ये मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, पार्क बनना चाहिए वहाँ पे, और भीमराव के साथ मेरे भाई का फोटो लगना चाहिए, और जो गुनहगार है उनको मेरी आंखों के सामने फांसी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एसडीएम, थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत कुछ पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। सवाल तो ये भी है कि यूपी में दलित कब तक यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। रामपुर के सिलई बड़ा गांव से सुमित चौहान और मोहित कुमार की रिपोर्ट। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।